तो अभी तुम लोग को इतना टाइम इसमें लगा दिया, तो अभी ये भी जाएगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो सर सर थोड़ा आउटलाइन दे दीजिए। हाँ वही करेंगे, क्योंकि हम जस्ट आए ही थे ड्यूटी से अभी साथ में जब तुम लोग स्टार्ट किए हो। अच्छा अभी क्या करते हैं, चार्ज मिक्स में हमारा क्या रहता है? चार्ज मिक्स में हमको फ्रेश स्टील डालना है, बाउंड्री रिटर्न डालना है। बाउंड्री रिटर्न क्या होता है? जो हम लोग पोरिंग करते हैं तो जो रनर, राइजर, पोरिंग कप है, जो डाउन स्क्रू है, इनगेट है, वो सब तो लौट के वापस मेल्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि कास्टिंग ही तो डिस्पैच करोगे। बाकी तो रनर, राइजर तो तुमसे कोई खरीदेगा नहीं, उसको वापस फिर से मेल्टिंग में जाना है, तो उसको फाउंड्री रिटर्न बोलते हैं या आरआर बोलते हैं, रनर राइजर। ठीक है, तो जो तुम जनरेट कर रहे हो रनर राइजर, वो तो तुम यूज करोगे ही। तो चार्ज मिक्स का एक फिक्स्ड पोर्शन वो है कि तुमको रनर राइजर मिलेगा ही, वो तो डालना ही है, उसमें तो कोई चांस नहीं। और नया फ्रेश स्टील डालना है, स्टील स्क्रैप डालना है। अच्छा आरआर या फाउंड्री रिटर्न जिसको बोलते हैं, उसका परसेंटेज कितना आएगा लौट के हमारे पास? वो रहेगा यील्ड बताए थे ना उस दिन। अगर एक मोल्ड के अंदर 100 केजी लिक्विड मेटल पोर कर रहे हैं और 75 केजी का कास्टिंग है, तो बाकी 25% जो है वो लौट के आ जाएगा मेरे पास। तो 75 केजी जो है वो है यील्ड उसका। ठीक है, जो हमको गुड कास्टिंग मिलने वाला है वो उसका यील्ड होता है, कास्टिंग यील्ड। तो कास्टिंग यील्ड जो है एसडीआरएन में जनरली 60 to 70% रहता है। आइटम टू आइटम वेरी करता है, ये थंब रूल है फाउंड्री का। 65% एवरेज मान लो एसडीआरएन में, और ग्रे आयरन में 70 से 80% मिलेगा तुमको यील्ड। 75% एवरेज मान लो ग्रे आयरन के लिए, और एसडी के लिए 65% मान लो यील्ड मिलेगा। ये एवरेज रूल मान लो, ठीक है। अब तुम लोग की तरफ से सवाल आना चाहिए कि एसडी में यील्ड क्यों कम रहता है और ग्रे में क्यों 75% रहेगा, एसडी में क्यों 65% रहेगा? ग्रे आयरन का निगेटिव कंट्रैक्शन होता है सर, श्रिंकेज उसका प्रोजेक्ट उल्टा होता है, इसी के चलते यील्ड उसका ज्यादा आता है। नेगेटिव तो नहीं हम बोलेंगे, ग्रे आयरन में श्रिंकेज कम रहता है, एसडी आयरन में श्रिंकेज ज्यादा रहता है। श्रिंकेज ज्यादा रहता है एसडी आयरन में, इसलिए हमको राइजर देना पड़ता है, राइजर का साइज बड़ा रखना पड़ता है। तो जनरली जब राइजर का साइज बड़ा रहेगा, ज्यादा मेटल राइजर में जा रहा है, तो कास्टिंग यील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, और ग्रे आयरन में श्रिंकेज कम होता है, राइजर का साइज छोटा रखना पड़ता है, और कहीं कहीं तो बिना राइजर का भी कास्टिंग बन जाता है, तो इसलिए वहां पे यील्ड ज्यादा रहता है ग्रे आयरन। तो अब नॉर्मल मान लो कि 65 और 75 का भी एवरेज ले लिए तो 70% यील्ड है किसी फाउंड्री का, तो 30% तो उसको फाउंड्री रिटर्न मिलने वाला है। तो उसका चार्ज मिक्स का 30% तो फाउंड्री रिटर्न ही रहेगा, क्योंकि जो वो जनरेट कर रहा है आज के दिन, हम जो जनरेट किए कल हमको वो मेल्ट करना होगा। तो 30% मान लो कि रहेगा फाउंड्री रिटर्न। अब 30% बोल रहे तो फाउंड्री टू फाउंड्री अलग रहेगा, कहीं हाई यील्ड का आइटम बन रहा होगा तो 20% मिलेगा आरआर फाउंड्री रिटर्न, कहीं एकदम 60% यील्ड वाला आइटम बन रहा होगा तो 40% मिल जाएगा फाउंड्री रिटर्न। लेकिन एवरेज अगर बात करते हैं तो 30% फाउंड्री रिटर्न रहेगा। अच्छा, जो कास्टिंग रिजेक्ट होगा वो भी फाउंड्री रिटर्न हो गया हमारे लिए, वो भी रीमेल्ट ही करना है। जो रिजेक्ट हो गया वो भी तो भट्टी में ही जाएगा दोबारा। तो रिजेक्शन
प्लस रनर प्लस राइजर, ये सब पकड़ के 30% पकड़ लो, एवरेज 30-35%, 5% रिजेक्शन पकड़ो, 30% रनर राइजर पकड़ो। अच्छा, 8 से 10% या किसी किसी फाउंड्री में 20% भी पिग आयरन डालते हैं। पिग आयरन क्यों डालते हैं? पिग आयरन इसलिए डालते हैं कि पिग आयरन इसलिए डालते हैं कि उसमें इम्प्यूरिटीज बहुत रहता है। पिग आयरन बनता जो है जिस प्रोसेस से, उसमें इम्प्यूरिटीज बहुत रहता है। तो इम्प्यूरिटीज रहता है तो बहुत अच्छा इनोकुलेशन का काम करता है। जितना इम्प्यूरिटीज है मेटल में, इम्प्यूरिटीज मतलब सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल और कार्बन सिलिकॉन का इम्प्यूरिटीज बहुत रहता है पिग आयरन में। तो इसके लिए उसमें इनोकुलेशन का अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो इसलिए हम लोग पिग आयरन ये करते हैं, डालते हैं 5 से 10%, किसी किसी फाउंड्री में 20% भी डालते हैं। तो 10% एवरेज इसको भी मान लो, तो 30% तेरा फाउंड्री रिटर्न, 5% रिजेक्शन हो गया 35, और 10% मान लो हो गया तेरा पिग आयरन, तो 45% हो गया। अब 55% बचा डालने के लिए। कहीं कहीं पे जो मशीन शॉप मशीनिंग करता है ना, बोरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन करता है कास्टिंग को, तो उसमें चिप्स निकलता है। तो वो चिप्स को भी तो मेल्ट करना होगा ना, वो भी तो लोहा है, वो भी पैसा है। तो बोरिंग टर्निंग को भी मेल्ट करता है, तो 5-10% बोरिंग टर्निंग भी डालता है। तो 5% एवरेज गिनो। कहीं कहीं मशीन शॉप नहीं होता है तो नहीं भी डालता है। तो एवरेज मान लो ना, किसी फाउंड्री में 5% अगर डाल रहा है बोरिंग, 55 तो कितना, 45 गिने थे ना, अब प्रॉफिट क्या होता है? 45 और 5% मान लो बोरिंग टर्निंग हो गया, 50% हो गया। अब बाकी का बचा हुआ 50% क्या डालोगे? अब तो कुछ है नहीं, तो फ्रेश स्टील डालना होगा। तो 50% फ्रेश स्टील और 50% में तुम्हारा रिटर्न मटेरियल रहता है। प्राइमरी मटेरियल जो है वो 50% और सेकेंडरी मटेरियल 50%। प्राइमरी सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? जो फ्रेश स्टील है वो प्राइमरी है, वो मेल्टिंग नहीं हुआ है उसका कभी भी, वो फर्स्ट टाइम मेल्ट होगा, ठीक है। और सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं? फ्रेश स्टील मतलब जैसे ये एंगल है, चैनल कटिंग है, ये सब, या शीट मेटल ऑपरेशन हो रहा है तो शीट है, ये सब जो है फोर्जिंग से आया है या कहीं दूसरा प्रोसेस से आया है, वो किसी फाउंड्री से नहीं आया है, रोलिंग मिल से आया है। हाँ, वो भी स्क्रैच नहीं हुआ ना, लेकिन दूसरा था। फिर से जोर से बोलो, आवाज कम आ रहा है। कह रहे हैं वो भी स्क्रैच ही में काउंट करेंगे ना फिर? हाँ, स्क्रैप में ही काउंट करेंगे, वो फ्रेश स्टील है। और जो एक बार मेल्ट हो चुका है, जैसे कि फाउंड्री रिटर्न मेल्ट होके भट्टी से निकला है, या रिजेक्शन कास्टिंग या बोरिंग टर्निंग, कास्टिंग का ही हिस्सा है बोरिंग टर्निंग, एक बार मेल्ट हो चुका है। पिग आयरन भी तुम्हारा फर्नेस से ही निकला हुआ है, आयरन का मोल्ड में डाला हुआ है पिग आयरन। तो मेल्टिंग का प्रोसेस से एक बार पास हो गया, वो सेकेंडरी हो गया, तो सेकेंडरी स्क्रैप में आ जाएगा वो सब। अब प्राइमरी स्क्रैप क्या हुआ? जो फ्रेश है, अभी तक मेल्टिंग नहीं हुआ, फोर्जिंग से आया है या रोलिंग से आया है, एक्सट्रूजन के प्रोसेस से आया है, ठीक है, तो वो हो गया फ्रेश प्राइमरी स्क्रैप। तो प्राइमरी स्क्रैप जो है, उसमें जो फ्रेश स्टील जो है, उसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो जैसे अपना एमएस का प्लेट है, मान लो कोई प्लेट, एमएस प्लेट से काम हो रहा है कहीं पे, तो कट पीस जो बचेगा या वेल्डिंग करके जो टुकड़ा बचेगा वो कहाँ डालेगा? तो स्क्रैप जनरेट तो हो रहा है ना उसके कंपनी में, वो सब स्क्रैप हमारे फाउंड्री के लिए रॉ मटेरियल यूज हो जाता है।
प्लेट कटिंग है, एंगल कटिंग है, चैनल कटिंग है। कहीं पे एंगल काट के ही लगाओगे ना, चैनल कहीं काट के लगाओगे तो वेल्डिंग करोगे तो टुकड़ा जो बच रहा है वो रॉ मटेरियल किसी के लिए वो वेस्ट है, वो हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम होता है। अच्छा, कहीं पे शीट मेटल का ऑपरेशन हो रहा है, मान लो कि मारुति के कंपनी में शीट मेटल ऑपरेशन हो रहा है, बॉडी बन रहा है उसका मेटल का शीट से, वो बॉडी बनाएगा, एक स्क्वायर शीट लिया और उससे बॉडी बनाया और उसमें काट पीट के उसका साइड का जो बचा खुचा शीट रहता है वो क्या होगा, उसके लिए तो वो वेस्ट हो गया, वो फाउंड्री में आ जाएगा एज ए रॉ मटेरियल। शीट मेटल ऑपरेशन से, फोर्जिंग के ऑपरेशन में, रोलिंग मिल के ऑपरेशन से और फैब्रिकेशन यूनिट्स में जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो आता है फाउंड्री में एज ए रॉ मटेरियल, और वो फ्रेश स्टील या प्राइमरी स्क्रैप के नाम से उसको जानते हैं। अच्छा, ये जो शीट मेटल ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो मेटल का पीस निकलता है वो फर्नेस में चार्ज करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत लाइट वेट रहेगा और बड़ा तिरछा शेप में कटिंग किया हुआ रहेगा शीट मेटल, तो फर्नेस में कैसे चार्जिंग करेंगे? तो उसको क्या किया जाता है, उसका एक बंडलिंग मशीन आता है, उसको बंडल बना देते हैं। 12 इंच बाई 12 इंच बाई 12 इंच का एक क्यूबॉइड शेप बना देंगे, उसको प्रेस करके सब शीट मेटल को एकदम सॉलिड जैसा क्यूब बन जाएगा वो, तो वो होता है सीआरसी बंडल बोलते हैं उसको। सीआरसी का फुल फॉर्म है कोल्ड रोल्ड कंप्रेस्ड एंड अनील्ड, सीआरसीए। फाउंड्री में जब आओगे ना तो ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, सीआरसीए, कोल्ड रोल्ड कंप्रेस्ड एंड अनील्ड। तो शीट मेटल ऑपरेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो कोल्ड रोल्ड कंप्रेस्ड अनील्ड मेटल रहता है, शीट मेटल, उसको बंडल बना दिया जाता है बंडलिंग मशीन से, जो वेस्ट जनरेट होता है शीट मेटल में, तो उसको कंप्रेस करके बंडल बना के उसको सीआरसीए बंडल को हम लोग यूज करते हैं चार्जिंग करने के लिए, फर्नेस में, फाउंड्री में यूज करते हैं। तो एक तो ये हो गया शीट मेटल का जो वेस्ट निकलता है, और दूसरा हो गया रोलिंग मिल में एक्सट्रूजन का, मान लो रोलिंग बोल रहे हैं, हाँ, रोलिंग मिल में जैसे अपना एंगल बन रहा है, चैनल बन रहा है, तो उसका लास्ट एंड हर रोल का कटिंग जो निकलता है वो सब वेस्ट जनरेट होता है, तो वो सब वेस्ट कटिंग जो मटेरियल बचता है वो आ जाता है रोलिंग मिल से, या एमएस का है, कहीं फैब्रिकेशन हो रहा है, वो सब वेस्ट जो होता है वो सब आ जाता है फाउंड्री में एज प्राइमरी स्क्रैप। तो एमएस स्क्रैप और सीआरसी बंडल, सीआरसीए बंडल, ये दो फॉर्म में तुमको स्टील मिलेगा। एमएस स्क्रैप बोलेंगे और दूसरा बोलेंगे सीआरसीए बंडल। तो फ्रेश स्क्रैप डाल दिए 50% और 30% डाल दिए फाउंड्री रिटर्न, 10% डाल दिए पिग आयरन और 5% रिजेक्शन कास्टिंग डाल दिए और 5% बोरिंग टर्निंग डाल दिए, तो 100% चार्ज, मेरा चार्ज मिक्स बन गया। अब हम 50% फ्रेश स्टील बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हर फाउंड्री में जाओगे और तुम बोलोगे अरे सर आप तो 50% बोले थे, यहाँ तो 40 ही डाल रहा है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। मान लो कहीं पे ज्यादा रिजेक्शन बन रहा है तो अब मेल्ट तो करोगे ना उसको, रिजेक्शन को। मान लो कहीं पे किसी फाउंड्री में 20% रिजेक्शन है तो क्या करेगा, स्टील स्क्रैप, जो फ्रेश स्टील स्क्रैप है उसको कम कर देगा, उसको 35% 40% तक कर देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि आयरन, पिग आयरन कॉस्टली रहता है, तो बहुत सारा फाउंड्री कॉस्ट सेविंग के चक्कर में पिग आयरन यूज ही नहीं करता है। बोलने के लिए, किताब में पढ़ने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अच्छा आयरन बनाना है, अच्छा माइक्रोस्ट्रक्चर, अच्छा प्रॉपर्टीज लाना है तो पिग आयरन डालना चाहिए। तो ये तो हमको मालूम है, लेकिन कोई कोई फाउंड्री चालाकी करता है, कॉस्ट सेविंग करता है, तो पिग आयरन डालता ही नहीं है। बोल रहा है इतना तो रिजेक्शन हो रहा है कंपनी में और पिग आयरन भी डाले, चलो रिजेक्शन मेल्ट करो। तो अलग अलग फाउंड्री में अलग अलग कंडीशन रहता है, उसके हिसाब से चार्ज मिक्स वेरी करता है। हम जो बताए थे वो जनरल
रूल के हिसाब से बताए हैं। अब तुम्हारा सवाल ये है कि 100% फ्रेश स्टील से बना सकते हैं कास्टिंग? नहीं बना सकते हैं सर वो उसमें तो कार्बन कम रहता है ना स्टील में, अगर आयरन का कास्टिंग बनाए तो। हाँ, अगर फ्रेश स्टील से 100% फ्रेश स्टील से कास्टिंग बनाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम शॉर्ट में समझा देते हैं। अगर 100% फ्रेश स्टील से कास्टिंग बनाएंगे तो श्रिंकेज टेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगा, हार्डनेस कास्टिंग में ज्यादा अचीव होगा। तो इसके लिए हम अपना 100% फ्रेश स्टील यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम 100% फाउंड्री रिटर्न है या रिजेक्शन कास्टिंग है, मतलब मेरा कंपनी का मालिक बोला रहे इतना रिजेक्शन हो गया, इतना फाउंड्री रिटर्न जनरेट हो रहा है, आज हम पूरा हीट 100% फाउंड्री रिटर्न डाल के ही बना देंगे, तो बना सकते हैं क्या? नहीं मालूम सर, अब बता दीजिए। नहीं बना सकते हैं। फ्रेश स्टील भी डालना जरूरी है। 100% फाउंड्री रिटर्न से बनाएंगे तो माइक्रो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छा नहीं मिलेगा, कास्टिंग का हार्डनेस कम हो जाएगा। तो दोनों का अपना अपना रोल है। तो फिर हमको फ्रेश स्टील भी 100% नहीं डाल सकते हैं, 0% फ्रेश स्टील से भी नहीं बन सकता है। तो फ्रेश स्टील जो डालना है वो कितना मिनिमम होना चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, उसको भी ये करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो फ्रेश स्टील जो है मिनिमम 33%, एक थंब रूल के हिसाब से चलो कि 1/3 फ्रेश स्टील मिनिमम तो हमको डालना ही पड़ेगा। भले मेरे पास बहुत रिजेक्शन कास्टिंग है या बहुत फाउंड्री रिटर्न है, बहुत स्टॉक बढ़ गया फाउंड्री रिटर्न, तो मालिक बोलेगा अरे पूरा आज फाउंड्री रिटर्न सही बना हुआ, स्टील स्क्रैप नहीं डालेंगे, क्योंकि स्टील स्क्रैप तो उसको परचेज करके लाना है बाहर से। अब फाउंड्री रिटर्न तो अपना अंदर का ही जनरेटेड है, रिजेक्शन अपना अंदर का ही जनरेटेड है, तो कंपनी के अंदर ही है। तो रॉ मटेरियल तो खरीदने में तो केवल स्टील स्क्रैप ही खरीदना है ना उसको। तो वो बोलेगा अरे स्टील तो आज डालेंगे नहीं, आज पूरा 100% बनाएंगे। नहीं, 1/3 मिनिमम तो हमको फ्रेश स्टील डालना ही है फॉर बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फॉर बेटर माइक्रो स्ट्रक्चर। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा हम स्टील स्क्रैप जो है वो मतलब 2/3 डाल सकते हैं, मतलब मिनिमम 1/3 और मैक्सिमम 2/3 स्टील डाल के हीट बना सकते हैं। जनरली फाउंड्री में 40 से 60% के बीच में स्टील स्क्रैप रहता है। ठीक है सर। पिग आयरन ज्यादा 20% से ज्यादा डालेंगे तो कास्टिंग सॉफ्ट आने का चांस रहता है, कहीं बहुत ज्यादा इनोकुलेशन का इफेक्ट आ जाएगा, इसलिए 5-10% डालते हैं और कहीं कहीं 20% भी डालते हैं, लेकिन 20% से ऊपर नहीं जाना चाहिए पिग आयरन भी। और कॉस्टली भी हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि पिग आयरन कॉस्टली रहता है, तो ज्यादा महंगा स्क्रैप डालोगे तो महंगा होगा, कॉस्टिंग भी देखना है। अच्छा, उसके बाद है फाउंड्री रिटर्न, तो जो जनरेट कर रहे हो डालना ही है, बोरिंग टर्निंग डालना है। अभी इसमें कोई सवाल है? सर हाँ ये जो बोले हमारा कास्टिंग स्क्रैप है, हाँ उससे हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हमको चाहिए 4 पॉइंट के आसपास कार्बन। अगर हम SG आयरन बना रहे हैं तो 4.34 ऐसे चाहिए हमें कार्बन। ठीक है, तो हम उसको मेल्ट करेंगे तो हमको वो सब कंपोजिशन मिल जा रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं यूज कर सकते? उसमें क्या होगा कि अगर 100% तुम फाउंड्री रिटर्न या रिजेक्शन कास्टिंग से बनाओगे तो तुमको बराबर नहीं मिलेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगा, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, हार्डनेस कम होगा। ठीक है,
तो फ्रेश स्टील भी डालना उतना ही जरूरी है जितना मतलब पिग आयरन डालना जरूरी। फ्रेश स्टील और पिग आयरन दोनों ऑपोजिट प्रॉपर्टीज में है। फ्रेश स्टील का जैसे परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा कास्टिंग का, इतना मोटा मोटा याद रखो। और पिग आयरन जैसे जैसे बढ़ेगा या रिजेक्शन कास्टिंग या फाउंड्री रिटर्न का संख्या बढ़ेगा जैसे जैसे, तो तुम्हारा हार्डनेस कम होगा और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छा नहीं मिलेगा, कास्टिंग में स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। अभी उसके पीछे बहुत लंबा मेटलर्जी है सर, वो अभी छोड़ दो, आज नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर स्टील में मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा? और एक क्वेश्चन था सर। हाँ तो बोलो। आपने बोले ना अभी 100% फ्रेश स्टील डालेंगे तो उसका श्रिंकेज ज्यादा होगा, और श्रिंकेज हाँ। के साथ और क्या क्या ज्यादा होगा? श्रिंकेज ज्यादा होगा अगर 100% स्टील यूज करेंगे तो, और हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस सब बढ़ जाएगा कास्टिंग में, ठीक है? और पिग आयरन या कास्टिंग या रिजेक्शन या आरआर या फाउंड्री रिटर्न ज्यादा यूज करेंगे तो उसका दूसरा है, वो सॉफ्टर कास्टिंग बनाएगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, हार्डनेस लो रहेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ना 100% पिग आयरन से बना सकते हैं, ना 100% एमएस से बना सकते हैं, ठीक है ना? 100% स्टील अच्छा है, ना 100% सेकेंडरी स्क्रैप अच्छा है, ठीक है सर? हम एक कास्टिंग कर रहे हैं, हाँ वो डायमेंशन के चलते रिजेक्ट हो गया। हाँ डायमेंशन के चलते रिजेक्ट हो गया, तो उसको हम फिर मेल्ट करके फिर हम बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो आप बोले कि हाँ, उसको हाँ, उसमें फिर हमको स्टील स्क्रैप ये सब मिलाना पड़ेगा, पिग आयरन मिलाना पड़ेगा। हाँ। अगर हम नहीं मिलाते हैं और वही स्क्रैप को सिर्फ हम मेल्ट करते हैं तो उसका जो कंपोजिशन था केमिकल वो घटेगा या क्या? वही तो बोल रहे हैं, तुम डायमेंशन से रिजेक्ट करो या किसी और चीज से रिजेक्ट करो, रिजेक्शन तो रिजेक्शन है। मेरे लिए डायमेंशन मेरे लिए सुन लो, एक बार सुन लो, मेरे लिए पिग आयरन, रिजेक्ट कास्टिंग, पोरिंग टर्निंग और फाउंड्री रिटर्न सब बराबर है प्रॉपर्टी वाइज, इसलिए हम उसको सबको सेकेंडरी स्क्रैप के कॉलम में रखते हैं और प्राइमरी कॉलम में सिर्फ फ्रेश स्टील है, ठीक है? फ्रेश स्टील प्राइमरी स्क्रैप बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ेगा, और सेकेंडरी स्क्रैप अगर मेरा बढ़ेगा तो मेरा हार्डनेस लो आएगा, मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ कम आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं अचीव होगा। तो इसके लिए 50-50 का बैलेंस होना जरूरी है प्राइमरी में और सेकेंडरी में। अभी कोई डाउट है? सर 50-50 बोलने का मतलब है कि एकदम 50 पे कोई फिक्स नहीं है, फ्रेश स्टील 40% भी डाल सकते हो और बाकी का बचा हुआ 60% भी डाल सकते हो, 40-60 भी डाल सकते हो, 30-70 भी डाल सकते हैं वर्स्ट केस में। इसीलिए हम बोले थे कि 33% फ्रेश स्टील मिनिमम और मैक्सिमम 66% फ्रेश स्टील मैक्सिमम, इसी बीच में हमको वेरी करना है। और डिपेंड करता है फाउंड्री में क्या सिचुएशन है, क्या कॉस्टिंग अचीव करना है, क्या प्रॉपर्टीज अचीव करना है, किस टाइप का कास्टिंग बना रहे हैं। अब मान लो कि काउंटर वेट बना रहे हैं जिसका कि कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है, फिर वेट चाहिए तो फिर बनाओ, फिर कुछ भी डालो उसमें, ठीक है? सर मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टील भी अगर ज्यादा दे दे तो डिक्रीज करेगा, अगर फाउंड्री रिटर्न भी ज्यादा दे दे तो डिक्रीज करेगा, तो सर अच्छा किस में मिलेगा बैलेंस करने पर? अच्छा तो अच्छा का बैलेंस बनाना है ना, दोनों चीज चाहिए ना। एक तरफ से हार्डनेस बढ़ता है और एक दूसरा को बढ़ाने से हार्डनेस कम हो जाता है, तो हाई हार्डनेस भी नहीं चाहिए, कास्टिंग रिजेक्ट होगा, लो हार्डनेस भी नहीं चाहिए, कास्टिंग रिजेक्ट होगा। तो जो रेंज हार्डनेस का है कि हमको 180 से 230 BHN हार्डनेस चाहिए, तो उसी में ना
मेंटेन करना होगा, तो उसके लिए हमको दोनों मिक्स करके अपना कंपोजिशन बनाना होगा, चार्ज मिक्स बनाना होगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है। मतलब अगर दोनों चीज खराब है ना। अब हम बोलेंगे कि अरे 1 कप चाय बनाने के लिए अगर तुम 10 चम्मच चीनी डालोगे वो भी खराब है, और हम बोलेंगे अरे आधा चम्मच चीनी से बनाओ ना 1 गिलास चाय चाहिए भर 1 गिलास और डालना है चीनी सिर्फ आधा चम्मच, तो मजा नहीं आएगा। और 10-20 चम्मच चीनी डाल देंगे तो भी मजा नहीं आएगा। तो सब बहुत सारा चीज रहता है, उसका एक बैलेंस बनाना पड़ता है, तब जाके अच्छा कास्टिंग बनता है। तो बैलेंस बनाने के लिए इसीलिए 50% फ्रेश और 50% रिटर्न, यही फॉर्मूला है। अब उसको वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, अलग फाउंड्री टू फाउंड्री अलग रहता है कंडीशन, सबका प्रोसेस अलग रहता है। कहीं 30% में ही स्टील में अच्छा कास्टिंग बनेगा, अच्छा हार्डनेस आएगा, कहीं 60% स्टील डालेंगे तो अच्छा हार्डनेस आएगा। तो सब बहुत सारा फैक्टर्स रहता है उसमें। तो वो तुम लोग आगे जैसे जैसे काम करोगे ना फाउंड्री में, 1-8 साल काम कर लोगे तो अपने आप मतलब थोड़ा सा तुम लोग को समझ में आएगा। पर ये बेसिक चीज है, कहीं ये लिखते जाना जो हम बोल रहे हैं, तुम कहीं भी अप्लाई करोगे तो तुमको समझ में आएगा। 50% फ्रेश और 50% रिटर्न, ये हो गया चार्ज मिक्स। अब हम लोग दूसरा है चार्ज कैलकुलेशन, जो है वो नेक्स्ट दिन कवर करेंगे, नेक्स्ट टाइम में। आज में एक थर्ड वाला जो टॉपिक था वो था पावर सेविंग इन इंडक्टोथर्म फर्नेस। इसमें क्या रहता है, इंडक्टोथर्म फर्नेस का हम प्रिंसिपल बताए थे, जो इंडक्शन फर्नेस है, सॉरी इंडक्टोथर्म जो हम बोलते हैं वो इंडक्टोथर्म ब्रांड है जो इंडक्शन फर्नेस बनाता है। इंडिया में 2 कंपनी है जो इंडक्शन फर्नेस बनाता है, एक है इंडक्टोथर्म, एक है इलेक्ट्रोथर्म। ये दोनों ही इंडक्शन फर्नेस बनाता है, और ज्यादातर फाउंड्री में मेल्टिंग इंडक्शन फर्नेस में ही होता है। टोटल मार्केट शेयर अगर देखोगे तो इंडक्टोथर्म का 80% फर्नेस चल रहा है पूरे इंडिया में, और 20% इलेक्ट्रोथर्म का फर्नेस चल रहा है। तो जो इंडक्शन फर्नेस है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक कॉपर कॉइल होता है, वो उसके कॉपर कॉइल जो है उसके थ्रू वाटर पास करते हैं, अंदर कॉइल के अंदर पानी दौड़ रहा होता है, और कॉपर ट्यूब से हम लोग करंट पास करते हैं। कॉपर ट्यूब या कॉपर कॉइल बोलो, वो हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूबुलर कॉइल रहता है जिसके थ्रू पानी पास होता रहता है ताकि कॉइल ठंडा रहे, नहीं तो कॉपर गर्म होके मेल्ट हो जाएगा, इतना हाई करंट उसमें फ्लो होता है। तो हाई करंट जब फ्लो करते हैं, जैसे अपना ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का जैसे रोल रहता है। प्राइमरी कॉइल में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, और सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट होता है। सेकेंडरी में बीच में गैप रहता है, एक तरफ प्राइमरी कॉइल है, एक तरफ सेकेंडरी कॉइल है, लेकिन करंट इंड्यूस होता है सेकेंडरी में। प्राइमरी में ही हम लोग केवल करंट फ्लो करते हैं। जो ट्रांसफार्मर में होता है वैसा ही हमारे इंडक्शन फर्नेस में, वही इंडक्शन का प्रिंसिपल पे इंडक्शन फर्नेस चलता है। तो कॉइल जो है, कॉपर कॉइल जो है वो प्राइमरी का काम करता है, और करंट इंड्यूस होता है चार्ज मटेरियल जो फर्नेस में चार्ज होता है, जो स्टील स्क्रैप रहता है वो, उसमें करंट इंड्यूस होता है। अब करंट इंड्यूस होता है, मान लो सॉलिड चार्ज स्क्रैप जो भी है तुम डाले हो फर्नेस में, और उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, तो करंट इंड्यूस होगा तो मतलब क्या होगा, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। अब सॉलिड मटेरियल के अंदर अब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर नहीं सकता है, उसको रेजिस्टेंस मिलता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होता है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो लाल होगा, और फिर धीरे धीरे रेड होने के बाद वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा उसका।
तो यही इंडक्शन के प्रिंसिपल पे हमारा इंडक्शन फर्नेस चलता है। कॉपर कॉइल के थ्रू हम लोग करंट पास कराते हैं, हेवी करंट पास कराते हैं, और कॉइल स्क्रैप जो होता है वो सेकेंडरी होता है, उसमें इंड्यूस करंट जो है इंड्यूस होता है। इंड्यूस करंट की वजह से सॉलिड चार्ज में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने का कोशिश करता है, पर वो फ्लो कर नहीं पाता है अंदर क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में रहता है। तो उसमें रेजिस्टेंस उसको मिलता है। रेजिस्टेंस मिलने की वजह से उसमें हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने से वो मेल्टिंग हो जाता है। पहले रेड हॉट होता है, फिर धीरे धीरे मेल्टिंग हो जाता है एक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद। वो टेम्परेचर कितना रहता है? 1150 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो अपना 4.3 जो यूटेक्टिक पॉइंट है उसके पास लाइन ड्रॉ करोगे आयरन कार्बन डायग्राम में, तो 1147 डिग्री दिखाता है ना टेम्परेचर। हेलो, यस सर 1133 1140 हाँ 11। हाँ, तो अब कार्बन इधर उधर थोड़ा मोड़ा ज्यादा कम होगा तो वही 1150 से 1200 मान लो। ठीक है, सब कोई कनेक्टेड है ना? सर ये ग्रे आयरन के लिए तो ग्रे आयरन, एलजी आयरन, मेल्ट तो सब ग्रे ही है। अच्छा, अच्छा ये सर, मेल्ट तो ग्रे ही है ना सर? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, जो फर्नेस हो गया अपना, और फर्नेस का प्रिंसिपल हो गया, इंडक्शन प्रिंसिपल हो गया, चार्ज मिक्स हो गया। अब पावर कंजम्पशन पे आते हैं। तो पावर अभी सबसे कॉस्टली फाउंड्री के लिए एक रॉ मटेरियल है पावर। रॉ मटेरियल हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि स्टील स्क्रैप है और इनोकुलेंट है, मैग्नीशियम है, यही हमारा रॉ मटेरियल है। ये तो है ही रॉ मटेरियल, लेकिन पावर भी एक फाउंड्री का रॉ मटेरियल है। पावर का कॉस्ट, पावर का कंजम्पशन निकालने हमको आना चाहिए। तो मान लो कि अगर हम बोलेंगे कि आज दिन भर में हम लोग ने 1000 यूनिट कंज्यूम किया, फर्नेस चलाए दिन भर, 24 घंटा फर्नेस चलाए और 1000 यूनिट कंज्यूम किए, ठीक है। और लिक्विड मेटल कितना बनाए? लिक्विड मेटल बनाए मान लो 2 टन। 2 टन लिक्विड मेटल बनाए और दिन भर में 1000 यूनिट कंज्यूम किए पावर। तो पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल लिक्विड मेटल पोर्ड। तो तुम ये फॉर्मूला में डालोगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 500। तो 500 यूनिट पर टन के रेट से तुमने कंजम्पशन किया पावर का, मतलब 1 टन मेल्ट करने के लिए तुमने 500 यूनिट लिया। ठीक है, ये हम छोटा सा एग्जांपल दिए थे। तुम अभी हमारे फाउंड्री में मान लो कि 70,000 यूनिट हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं ऑन एन एवरेज, और हम लोग कितना बनाते हैं? 90 टन लिक्विड मेटल पोर करते हैं। कोई एक लड़का कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करो तो 70,000 डिवाइडेड बाय 90 कितना आ रहा है बताना? 777.78। हाँ, तो मतलब कि 70,000 नहीं, हम गलत बोल दिए थे। 50,000 करो, 50,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 85 कर दो। 50,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 85 588.23। कितना? 500? 585 आया? 588।
588। हाँ ठीक है, मतलब कि हमारा पावर कंजम्पशन 588 यूनिट्स पर टन है। मतलब 1 टन लिक्विड मेटल बनाने के लिए 588 यूनिट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं तो ऐसे करते हैं, अब कितना यूनिट कंज्यूम हुआ उससे हमको मतलब नहीं है, कि देखना जरूरी है। ठीक है, बाइक जब चला, हाँ सर मैंने हम लोग पावर हेलो सुना दे सर। हाँ बोलो बोलो। जब पावर सेविंग और जब शुरू किए ना, तो जो प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, उसके बाद हाँ। सर हम लोगों का 5 लेयर का है सर हम लोग। तो इंडक्शन फर्नेस का इंट्रोडक्शन हम लोग समझ पाए, बाकी चार्ज उसका पावर के बारे में जो आप बोले वो हम लोगों को पावर वाला फिर से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ ठीक है, टाइम है ना सर आपके पास? हाँ चलो ना, पावर कंजम्पशन का समझा देते हैं। पावर कंजम्पशन का पहले यूनिट समझ लो। पावर जो है, यूनिट जो है वो KWH, किलो वाट आवर, KWH उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो हो गया यूनिट। KWH का मतलब यूनिट। हम लोग बोलते हैं ना घर में 50 यूनिट बिजली जला दिए आज हम लोग, तो यूनिट जो बोलते हैं वही हो गया KWH। अब हम लोग मीटर रीडिंग घर में भी लेते हैं ना कि ये महीना 200 यूनिट जला बिजली, तो यूनिट क्या है, वो KWH है, इतना समझ लो। KWH मतलब किलो वाट आवर, ठीक है, वो हो गया यूनिट हो गया। KWH इज इक्वल टू यूनिट, 1 KWH इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये हो गया पावर कंजम्पशन, तो यूनिट। और लिक्विड मेटल टन में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड मेटल टन। तो पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू KWH बाई टन, ठीक है, KWH डिवाइडेड बाई टन, यूनिट पर टन, ठीक है। अच्छा, अभी ऐसे समझो, पावर कंजम्पशन का एक एग्जांपल देते हैं कि अपना जो घर में बल्ब जलता है ना, बल्ब, हाँ सर, 100 वाट का बल्ब मान लो, जो पुराने जमाने में, अभी तो LED जलता है, तो 100 वाट का बल्ब 10 बल्ब अगर जल रहा है पूरे घर में, आगे पीछे, किचन में, बाथरूम में, ये बेडरूम, ये हॉल, हम सब जगह मिला के, पार्किंग में, सब हम हर जगह 100 वाट का ही बल्ब लगाए हैं और 10 बल्ब लगाए हैं पूरे घर में। तो 10 बल्ब 100 वाट वाला बल्ब जल रहा है, 1 घंटा जलेगा तो 1 यूनिट कंज्यूम होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं 1 यूनिट, क्योंकि 100 इंटू 10 हो गया 1000, तो 1000 हो गया किलोवाट, और 1 घंटा हो गया 1 आवर, तो 1 यूनिट हो गया। तो ऐसा समझ लो कि 1 यूनिट उसको बोलते हैं बिजली। 100 वाट का बल्ब, 10 बल्ब 1 घंटा तक जलेगा तो 1 यूनिट होता है। अच्छा, तो अब मेरे फर्नेस में, मेरे कंपनी में 50,000 यूनिट कंज्यूम हो रहा है 24 घंटा में, 50,000 यूनिट कंज्यूम हो रहा है, और हम लोग लिक्विड मेटल पूरा 24 घंटा में बना रहे हैं 85 टन। तो 50,000 यूनिट डिवाइडेड बाई 85 करेंगे तो आता है 588, ठीक है। तो इसका मतलब आया कि पावर कंजम्पशन जो है 588 यूनिट्स पर टन, मतलब 1 टन लिक्विड मेटल बनाने के लिए हम 588 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं पावर कंजम्पशन फर्नेस में, हमारा मेल्टिंग में क्या चल रहा है। किसी भी फाउंड्री में जाओगे तो पूछेगा आपका फाउंड्री में कितना है पावर कंजम्पशन, फर्नेस का पावर कंजम्पशन कितना है, तो बोलेंगे 600 यूनिट्स पर टन, तो कोई बोलेगा 610 यूनिट पर टन, कोई बोलेगा 590 यूनिट्स पर टन, ठीक है। जनरली आइडियल कंडीशन में 550 यूनिट्स पर टन होना चाहिए मेल्टिंग, ठीक है। पर जो पावर कंजम्पशन जो है
वो सर इंडक्शन फर्नेस का कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं नहीं, इसमें उसका क्या लेना देना है फर्नेस का? इसमें है मतलब अगर हम मेटल को ज्यादा मेल्ट करेंगे तो पावर कंजप्शन हमारा ज्यादा होगा ना? कहने का मतलब ये हुआ, जैसे 1 टन का कोई फर्नेस है तो रेट जब बोल रहा है तब तो टन से डिवाइड कर दिया तो टन से तो डिवाइड हो जाएगा ना, ज्यादा मेटल बनाओगे तो टन से तो डिवाइड ही होगा ना। हाँ सर। तो रेट है, हम रेट निकाल रहे हैं। जैसे बाइक का तुम माइलेज निकालते हो ना, बाइक में तुम बोलोगे, एक लड़का है वो बोलेगा मैं इस महीना 500 लीटर बाइक में पेट्रोल भराया, दूसरा लड़का बोलेगा मैं 400 लीटर पेट्रोल भराया, तीसरा लड़का बोलेगा मैं तो 600 लीटर पेट्रोल भराया इस महीना। अरे तो उससे कुछ मतलब नहीं है ना, तुम्हारा बाइक का माइलेज क्या है वो तुम्हारा परफॉर्मेंस है। हो सकता है जो 500 लीटर भराया है वो ज्यादा चल रहा होगा, उसका बाइक का रनिंग ज्यादा होगा, 400 लीटर जो भराया होगा उसका हो सकता है कि कम होगा रनिंग। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो जो माइलेज है, फर्स्ट वाला बाइक का हो सकता है कि 50 का माइलेज दे रहा हो, दूसरा वाला बाइक जो है 60 का माइलेज दे रहा हो, तीसरा वाला बाइक जो है 70 का माइलेज दे रहा हो। तो फाउंड्री में हम लोग माइलेज को कंपेयर कर रहे हैं, बाइक का जो माइलेज है वही यहाँ पावर कंजम्पशन है। रेट को हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको रेट को पावर कंजम्पशन बोलते हैं। और जो यूनिट्स है वो पावर कंज्यूम्ड है, कंजम्पशन और कंज्यूम्ड थोड़ा सा उसी में डिफरेंस। जो 50,000 यूनिट हम लोग डेली कंज्यूम कर रहे हैं, पर हमारा पावर कंजम्पशन क्या है, 588 यूनिट पर टन जो आया वो हमारा पावर कंजम्पशन है। कैसे आया? 50,000 डिवाइडेड बाई 85 क्या है? अगर हम किसी दिन क्या करेंगे कि 49,000 यूनिट्स लगाएंगे और लिक्विड मेटल 85 टन ही बना, तो पावर कंजम्पशन मेरा कम हो जाएगा, 49,000 यूनिट कंज्यूम हुआ बनाने में। तो ठीक है, अगर हम 50,000 यूनिट कंज्यूम करके और 86 टन लिक्विड मेटल बना दिए, रोज 85 बना रहे थे 50,000 यूनिट में, और उस दिन 50,000 में 86 टन बना दिए, तो फिर मेरा पावर कंजम्पशन क्या होगा? 588 वाला जो फिगर है वो कम हो जाएगा, 584 के आसपास आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो हमको क्या करना है, कम यूनिट कंज्यूम करके ज्यादा मेटल बनाना है, तो ही एफिशिएंटली हम काम कर पाएंगे। ठीक है, तो जनरली फाउंड्री टू फाउंड्री तो 80 से लेके और 640 तक यूनिट्स पर टन कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन होता है। तो अपना अपना फाउंड्री में अलग अलग प्रैक्टिसेस के वजह से हो सकता है। कोई ग्रे आयरन बना रहा है तो इसका पावर कंजम्पशन कम आएगा, कोई एजी आयरन बना रहा है उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा आएगा। अब एजी आयरन में क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि उसको टैपिंग टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। ठीक है, टैपिंग टेम्परेचर हाई क्यों रखते हैं एजी आयरन में? क्योंकि मैग्नीशियम ट्रीटमेंट की वजह से टेम्परेचर लॉस होता है। हाँ, तो इसके लिए उसका टैपिंग टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। तो टैपिंग टेम्परेचर हाई ले जाने के लिए उसको पावर लगेगा ना। 1520 में टैप करना और 1480 में टैप करना, दोनों में फर्क है। 1520 तक ले जाने के लिए उसको 2 मिनट एक्स्ट्रा पावर लगाया वो। हाँ ठीक है, अच्छा 1480 तक ले जाना है तो 2 मिनट कम ही पावर लगाया, 1480 आ गया, उसका टेम्परेचर आ गया, तो 1480 में टैपिंग कर दिया। ग्रे आयरन बनाना था, एसजी आयरन बनाना था, 1520 1540 ले जा रहा है टैपिंग करने के लिए टेम्परेचर को, तो उसमें वहाँ पावर उसका वेस्ट हो रहा है। तो पावर कंजम्पशन बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल दिए, ग्रे आयरन बना रहा है तो कम लगेगा, एसजी आयरन बना रहा है तो ज्यादा लगेगा। अच्छा, फर्नेस होल्डिंग हो रहा है, मेटल बनने के बाद होल्ड हो रहा है, पोरिंग तुरंत नहीं हो रहा है, कोई लाइन पे ब्रेकडाउन आ गया, या प्रोसेस ही ऐसा है कि हमारा पोर होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, छोटा छोटा मोल्ड है, तो होल्डिंग में मेटल है तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। तो बहुत सारा फैक्टर रहता है। अब हम आते हैं पावर सेविंग के लिए, इंडक्शन फर्नेस में पावर कैसे कैसे सेव कर सकते हैं। पहला है जो
स्टील स्क्रैप होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश मतलब रस्ट फ्री, डस्ट फ्री। रस्ट और है इंडक्शन फर्नेस का। लाइनिंग वेयर आउट होगा, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, फ्लैश जनरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो रस्ट नहीं चाहिए स्क्रैप में, डस्ट नहीं चाहिए स्क्रैप में। कोई कोई सप्लायर इतना चालू होता है कि मिट्टी उट्टी डाल के लोहा में स्क्रैप में दे देता है, तो क्या होगा, उसका मिट्टी भी लोहा के भाव में बिक गया, है ना। तो अपना डस्ट नहीं चाहिए, सैंड पार्टिकल्स नहीं चाहिए, उसमें रस्ट नहीं होना चाहिए, पेंटेड या ग्रीस या ऑयल नहीं चाहिए। रहेगा तो उसमें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन होगा, फ्लैग जनरेट होगा, मेटल कम बनेगा, तो उसमें पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। दूसरा, पावर कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हैं, जो अपना रनर राइजर है अगर उसको शॉर्ट ब्लास्टिंग कर देंगे तो सैंड जो है उसमें से निकल जाएगा। बहुत सारा फाउंड्री बिना शॉर्ट ब्लास्टिंग किए हुए रनर राइजर यूज करता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, मेल्टिंग का टाइम बढ़ेगा, जो सब बनेगा, मेल्टिंग लॉस होगा ज्यादा मेल्टिंग लॉस होगा तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ठीक है, एक ये हो गया। तीसरा कारण क्या हो सकता है, अन रिक्वायर्ड मतलब नॉट रिक्वायर्ड जो सुपर हीटिंग करते हैं। जैसे हमको जो मेरा आइटम चल रहा है उसमें हमको 1480-90 पे हमको टैप करना है मेटल को। अब हम ले गए, हमको ध्यान ही नहीं रहा, पैनल में पावर लगा रहा, टेम्परेचर चेक करने गए फर्नेस में तो पता चला 1520 आ गया है, तो तुरंत जल्दी से बंद किए। अब बंद करके क्या किए, थोड़ा सा उसमें राइजर या पीग आयरन डाले कि उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो, जल्दी से हीट निकालना है। हीट तो रेडी हो गया लेकिन 1520 तक चला गया, तो अब वो जो 1480 में टैप हो सकता था बिना मतलब का 1520 तक पहुंच गया वो टेम्परेचर। अब उसको ठंडा करना पड़ रहा है, थोड़ा स्क्रैप डाल के, थोड़ा पिग आयरन डाल के उसको ठंडा कर रहे हैं, तो वो जो 40 डिग्री एक्स्ट्रा चला गया केयरलेसनेस की वजह से, तो वो सुपर हीटिंग हमको नहीं करना है, तो उससे पावर सेविंग हम बचा सकते हैं, पावर सेविंग कर सकते हैं। 3 हो गया। अच्छा, चौथा क्या होगा, जो कोटिंग रहता है वो सर ऑप्टिमम रहना चाहिए, जो रिफ्रैक्टरी कोटिंग रहता है। कहाँ पे, जो इंडक्शन फर्नेस में जो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का कोटिंग लाइनिंग रहता है उसका थिकनेस ज्यादा होगा तो सर कंजम्पशन तो ज्यादा होता है ना सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लाइनिंग थिकनेस जरूरत से ज्यादा होगा, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। कम होगा तो सेफ्टी का इश्यू है, कहीं पंचर हो गया, लीक हो गया फर्नेस, तो कम भी नहीं होना चाहिए, कम होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। और लाइनिंग थिकनेस बढ़ेगा तो अपना पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि मेल्टिंग स्लो हो जाएगा। जितना लाइनिंग थिकनेस बढ़ेगा मेल्टिंग स्लो होगा, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। और जितना लाइनिंग थिकनेस कम होगा उतना मेल्टिंग तो फास्ट होगा, लेकिन सेफ्टी का इश्यू रहेगा, कहीं पंचर भी हो सकता है, ध्यान नहीं रहा तो सुपर हीटिंग हो गया और लाइनिंग कहीं क्रैक हो गया, मेटल घुस गया, पंचर हो जाएगा। तो एक उसके लिए भी हमको एक ऑप्टिमम लाइनिंग थिकनेस होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट सर, वेट स्क्रैप तो अवॉइड करना पड़ेगा अगर बारिश में भीग गया। सर, वेट स्क्रैप, पानी अगर हुआ। वेट स्क्रैप भी अवॉइड करना है। डेंस स्क्रैप यूज करना पड़ता है कि गैप ज्यादा ना रहे इसमें। हाँ, डेंस स्क्रैप, बहुत अच्छा पॉइंट। डेंस स्क्रैप यूज करेंगे तो पावर कंजम्पशन कम रहेगा, और जितना चार्ज मिक्स में तेरा गैप रहेगा, चार्ज पार्टिकल्स में गैप रहेगा, एयर गैप रहेगा, उतना पावर कंजम्पशन ज्यादा आएगा। क्योंकि तुमने जो फर्नेस बनाया है उसमें पूरा डेंसली पैक्ड होना चाहिए चार्ज मिक्स। एमएस स्क्रैप है और मान लो एंगल कटिंग है और एक एक
1.5 फीट का एंगल कटिंग डाल दोगे तो उसमें क्या होगा, आड़ा तिरछा सब फंसा रहेगा, एयर गैप उसमें बनेगा। जितना ज्यादा एयर गैप रहेगा उतना ज्यादा तेरा पावर कंजम्पशन रहेगा। अच्छा जस्ट सोच के देखो दिमाग में, उसी एंगल को जो 1.5 फीट 2 फीट का था उसको हम 2-2 3-3 इंच का टुकड़ा छोटा छोटा काट देते हैं तो वो कैसा स्क्रैप बनेगा। अब उसको चार्ज करो, एकदम डेंसली पैक्ड हो जाएगा तेरा फर्नेस, तो उसमें पावर कंजम्पशन कम आएगा। तो चार्ज मिक्स जो स्क्रैप है वो स्मॉल साइज होना चाहिए, अनइवन साइज नहीं होना चाहिए, कहीं फंसना नहीं चाहिए। फंसेगा, नीचे लिक्विड मेटल तैयार हो गया है, बीच में गैप है, ऊपर फंस गया, ब्रिजिंग बोलते हैं उसको, ब्रिजिंग हो गया तो वो भी लफड़ा है। मेटल सुपर हीटिंग हो गया नीचे और ऊपर से स्क्रैप सॉलिड डाल रहे हैं और जाम हो गया और फंसा हुआ है और बीच में गैप है, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। सेफ्टी का इश्यू है, सुपर हीटिंग हो गया, नीचे कहीं क्रैक हो गया लाइनिंग। तो स्क्रैप हमेशा डेंसली पैक्ड होना चाहिए, स्मॉल साइज स्क्रैप होना चाहिए ताकि चार्जिंग इजी हो, और अनइवन शेप साइज का नहीं होना चाहिए। तो चार्ज मटेरियल का शेप साइज और उसका डेंसिटी बहुत मायने रखता है पावर कंजम्पशन के लिए। ये 5 पॉइंट हो गया। और कोई छठा पॉइंट? स्क्रैप और लाइनिंग थिकनेस, इसका बहुत रोल रहता है। स्क्रैप का साइज, लाइनिंग थिकनेस, अच्छा रस्ट और डस्ट, स्क्रैप का, शॉर्ट ब्लास्टेड राइजर, ये सब कुछ मेन पॉइंट है। हाँ, सुपर हीटिंग। अच्छा अब हो गया, ये सब है अवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब अनअवॉइडेबल क्या है, जैसे फर्नेस चल रहा है और मोल्डिंग लाइन में कोई ब्रेकडाउन आ गया, मोल्ड है ही नहीं, तुम पोर कैसे करोगे, पोर नहीं कर सकते। तो फर्नेस में बैठे हुए हैं, लिक्विड मेटल में है तो पावर भी लगा हुआ है, उसको मेंटेन करना है टेम्परेचर, बंद कर देगा तो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा तो और दिक्कत है, लाइनिंग में लगा होगा। तो भाई पावर लगा के रखना है थोड़ा, तो मेंटेन भी करना है टेम्परेचर, और वेस्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं मेटल होल्डिंग। तो मेटल होल्डिंग हो जाएगा, भले उसमें फर्नेस का मेल्टिंग का कोई लेना देना नहीं है, ब्रेकडाउन तो मोल्डिंग में आया है, लेकिन सफर करेगा मेल्टिंग वाला, उसमें पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो हमको लाइन भी स्मूथ चलना चाहिए, लाइन मतलब मोल्डिंग लाइन, क्योंकि तुमको मेटल बना के पोर करना है। मेटल बना तो तुरंत फर्नेस एम्प्टी होना चाहिए, तभी पावर कंजम्पशन कम आएगा। बन के और मेटल होल्ड पड़ा हुआ है फर्नेस के अंदर, तो दैट इज नॉट गुड साइन फॉर फाउंड्री। ठीक है, तो ये 5-6 रीजन है मेन जो हम लोग को पावर सेव करने के लिए हेल्प करता है। अच्छा, अब हमारा मेल्टिंग में 2 टॉपिक बचता है। एक है चार्ज कैलकुलेशन, जो चार्ज मिक्स बताए हैं, अब उसमें कार्बन सिलिकॉन मैंगनीज कितना डालना है, कैसे क्या करना है, ये कैलकुलेशन नेक्स्ट टॉपिक में, वो एक चार्ज कैलकुलेशन रहेगा। और दूसरा रहेगा फर्नेस लाइनिंग सिंटरिंग। ठीक है, तो मेल्टिंग कवर हो जाए तो फिर उसके बाद मोल्डिंग में जाते हैं। ये सब वर्क मेल्टिंग इंचार्ज का काम देता है क्या सर? क्या ये सब टॉपिक जैसे मेल्टिंग डिपार्टमेंट का हो गया, तो ये मेल्टिंग इंचार्ज संभालता है या? हाँ, ये सब मेल्टिंग इंचार्ज संभालता है। क्यों डर लग रहा है क्या, मेल्टिंग इंचार्ज नहीं बनना है? नहीं सर, हम पूछना चाह रहे थे क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि आपको कौन सा ये फील्ड ज्यादा पसंद है। हाँ, तो तुम क्या बोले थे? तो हम बोले कि सर अभी हम फ्रेशर हैं और हम सभी टॉपिक पर पढ़े हुए हैं, तो हमें कोई भी फील्ड मिलेगा तो सही रहेगा। फिर भी पूछा कि कोई भी होगा ना इम्पोर्टेंट, तो बता दिए। हाँ। मेल्टिंग डिपार्टमेंट हो गया सर, मॉल मेकिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये सब बता दिए। हाँ,
नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम लोग जहाँ भी जाओगे फ्रेशर में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग के ऊपर नहीं रहेगा। ये सब जो है ये सब नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ऊपर डिपार्टमेंट हेड रहता है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, वो सब संभालता है, सब सेट किया हुआ रहता है प्रोसेस। एज ए इंजीनियर तुम लोग जाके इम्प्लीमेंट करते हो, जो बताया जाएगा वो काम करना है, बस उससे ज्यादा तो करना नहीं। बस अभी क्या है कि तुम लोग के नॉलेज के लिए सब बता रहे हैं कि तुम लोग थोड़ा सा ट्रेंड होके जाओगे तो अच्छा रहेगा। सर एडवांस डिप्लोमा लेवल में कि हम लोगों को पैटर्न डिजाइन करने के लिए बोला जाएगा, मतलब पैटर्न? ना पैटर्न डिजाइन के लिए नहीं बोला जाएगा, उतना नहीं। सब अभी कंप्यूटराइज है, वो सब कंप्यूटर से सब बन जाता है। और डिजाइनर रहता है, जिसको इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में, कैड कैम, प्रोई, कैटिया और बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, 2D मॉडलिंग सब रहता है। वो सब सीख के डिजाइनर बन सकते हो पैटर्न डिजाइनिंग का। तो उसमें क्या है कि एडीसी का पढ़ाई जो है कुछ खास ज्यादा काम नहीं आएगा। जो कंप्यूटर स्किल्स है और जो कैड कैम है, टेक्निकल ड्राइंग सिर्फ जो तुम पढ़े हो उतना ही काम आने वाला है डिजाइनर वाले में। पर फाउंड्री में काम करना है तो मेल्टिंग, मोल्डिंग, कोर शॉप, क्वालिटी और ये सब फील्ड हो गया। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था? हेलो, हाँ सर। आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। नेक्स्ट टाइम में वही सब डिस्कस करेंगे हम लोग। चार्ज कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्नेस, लाइनिंग, सिंटरिंग में जाएंगे। देखते हैं टाइम कितना मिलता है। आज तो काफी टाइम हो गया है। हाँ आज तो 7:30 से 9:30 हो गया। तुम लोग तो आज बोनस मिल गया है तुम लोग को। हाँ थैंक यू सर। हाँ, मतलब ये दुर्गा पूजा का बोनस था। अब ट्यूसडे को मिलेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है सर। आज सैटरडे है ना अभी? नहीं, आज फ्राइडे है। फ्राइडे। हाँ तो ठीक है, अभी दुर्गा पूजा मनाओ। और जो जिस दिन हाँ, थैंक यू। और जो भी बता रहे हैं उसको लिखते जाना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। इतना सारा टॉपिक जो हम व्हाट्सएप में भी कल लिखे थे, वो सब पे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो मटेरियल है, जो रिकॉर्डिंग है और जो सुने हो और जो वीडियो है, फोटोज है, सबको बैठ के नोट्स बना लो, देख के समझ के। फिर से रिकॉर्डिंग सुनना है तो सुन के नोट्स बना के रेडी रखो। बाद में तुम्हारा टीचर जो भी है मांगेगा तो देना होगा, प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, ये ट्रेनिंग हुआ है हमारा। इसके लिए जो जो टॉपिक हम लिख दिए उस पे हाँ बनाना स्टार्ट कर दो। आज का जो टॉपिक था चार्ज कैलकुलेशन, उस पे भी लिख लेना, ठीक है? अब अगले दिन इसमें जाएंगे चार्ज कैलकुलेशन पे। नेक्स्ट दिन जाते हैं, फिर फर्नेस, लाइनिंग रहेगा। मेल्टिंग में तो इतना ही बचता है, उसके बाद फिर मोल्डिंग में जाएंगे, ठीक है? और रिकॉर्डिंग को शेयर कर दिया करो ग्रुप में, बाकी लोग भी उसको देख लेंगे। हाँ सर, कर देंगे सर, कर देंगे। ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो उसमें शेयर कर देना। ओके सर। चलो अभी हाँ, चलो हैप्पी डीपी। ओके, सेम टू यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।